नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेट पेपर लीक मामले पर मनोज झा ने विजय सिन्हा पर साधा निशाना। राजद की समीक्षा बैठक के बाद शक्ति सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। गया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 कुख्यात नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरक्षण का कोटा रद्द किए जाने पर तेजस्वी यादव का भाजपा पर सियासी हमला। और नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मोहर, सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला। पेपर लीक मामले पर मनोज झा ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर और विजय सिन्हा से लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। जातिगत शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों को महंगा पड़ेगा। सरकार उनकी और षड्यंत्र भी उन्हीं का। नेट की परीक्षा भी कल रद्द कर दी गई। 25 लाख छात्र इससे प्रभावित होंगे। वहीं तेजस्वी यादव का नाम घसीटना भाजपा नेता का अल्प ज्ञान दर्शाता है। संविधान की शपथ लेकर इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर से मिलती जुलती बात विजय सिन्हा भी बोल रहे हैं। विजय सिन्हा के बारे में मनोज झा ने कहा कि वह जिस पद पर हैं उसके लिए वो अनफिट हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एक बार तमाम लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं के बारे में सूचना इकट्ठा करें और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करें। इसके अलावा इस बैठक का कोई और है नहीं। संसदीय दल का नेता भी चुना जा सकता है क्या? ये मैंने जितना कहा कि इस बैठक का जो निहितार्थ है वो आपके सामने स्पष्ट कर दिया। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? जब आप चर्चा करते हैं, लोकसभा का विश्लेषण करते हैं, विधानसभा वार करते हैं, तो क्या उसके लिए अलग से थोड़ी ही रणनीति बनेगी? वो उसी में मैं समझता हूँ कि समाहित। अब एक और चीज है, सुना है कि हाईकोर्ट परीक्षा में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। किसने तेजस्वी यादव का नाम सामने आ दिया? विजय सिन्हा ने नहीं, कहा ये मैं देखिए, देवेश ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका। आप अनुसंधान करो ना, गोधरा में कौन बैठा हुआ है, पूरी की पूरी चीज की जांच हो। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, सुना होगा। 25 लाख छात्र नेट से प्रभावित हुए हैं। वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। वो आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक? संविधान की शपथ लेते हो, शर्म आनी चाहिए। अभी जांच पूरी नहीं हुई और इस तरीके से गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरी परिपाटी है। देवेश जी एक बात बोलते हैं, उसी बात से मिलती जुलती बात विजय जी बोलते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार जैसे समाज में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, आप सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। ये आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अनफिट हैं। जिस पद पर आप हैं, यू आर अनफिट टू रन द गवर्नमेंट। जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाति गणना का देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं, गौर से सुनिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले से फासले बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताऊं, तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि अब तो आप उधर हैं, उनसे आग्रह कीजिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज 9वीं अनुसूची में शामिल होता, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता है कि कौन लोग पिटिशनर हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जातिगत जनगणना तक के लिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। तमाम लोगों के बीजेपी से ताल्लुक थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ, उसमें कौन पिटिशनर लोग बने?
और आज नतीजा क्या है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके, ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह समीक्षा बैठक इसलिए की जा रही है कि पार्टी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि जहां मत प्रतिशत कम प्राप्त हो वहां पर हम उलाहना देने लगे। आरजेडी सभी धर्म जाति में विश्वास रखती है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी आदि का मुद्दा सेट किया है और 5 लाख के आसपास नौकरियां दी गई है, अब किसी में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव के सेट नैरेटिव को बदल सके। शक्ति यादव ने कहा कि हम लोगों ने 40% मत प्राप्त किया है। हम और मजबूत होने के लिए, लोगों का विश्वास और अधिक जीतने के लिए बैठक कर रहे हैं। विधान परिषद के पूर्व सभापति और वर्तमान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर शक्ति यादव ने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आगे का क्या रणनीति होगा चुनाव में और क्या करना है बेहतर पार्टी के लिए। हम उन दलों में से नहीं हैं कि जहां मत प्रतिशत कहीं से कम प्राप्त हो तो उनको मैं उल्हाना सुनाऊं, उनको अपमानित करूं। हमारे दल सब में विश्वास रखता है और जिन जाति धर्मों का मत प्राप्त हुआ है उनका विश्वास जीतने में तेजस्वी जी ने जो कामयाबी हासिल की है उसको और मजबूत करना है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के नीतियों में आस्था रखती है। नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। तेजस्वी जी ने जो पिच बनाई नौकरी की, मजाल है इस राज्य के अंदर में किसी के अंदर ताकत है उस पिच से हट के कोई बात करे। 3.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई, 5 लाख के आसपास, और प्रक्रियाधीन था, उसको भी करना है। विभागवार जो नौकरियों को चिन्हित किया गया था रिक्त स्थानों को, उस पर काम करने के लिए रोड मैप तैयार किए थे। उन्हीं के रोड मैप पर आगे बढ़ना है। अब दम नहीं है किसी में। जो नैरेटिव तेजस्वी जी ने यहाँ सेट किया युवा के हित में, बिहार के हित में, उससे कोई अलग बात करने की साहस भी दिखाए। आप लोगों को उम्मीद से बहुत कम सीटें आई, इसकी क्या वजह? हम 40% मत प्राप्त तेजस्वी जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में किया है। हम एक लंबी छलांग लगाए हैं। देश और दुनिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही है चुनाव परिणाम को लेकर के। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। हम और सशक्त मजबूत होने के लिए हम जनविश्वास को और मजबूत करेंगे, लोगों के विश्वास को और जीतेंगे। हम लोग उन लोगों में से नहीं न हैं कि वोटवा लेके कह दे कि हमको मत दिया है, हमको काम नहीं करेंगे। 2 पिछड़ी जातियां, एक धर्म विशेष, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया गया, एक सांसद के द्वारा शपथ लेने के पहले ही शपथ तोड़ दिया गया, तो कार्रवाई होनी चाहिए। योग्य है कि नहीं है जी? नीट मामले में तेजस्वी यादव पर उनका नाम आ रहा है, क्या कहिएगा? प्रीतम यादव का नाम आ रहा है। सवाल ये उठता है कि नीट से प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में कल्प्रिट कौन है। देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष ने और युवाओं ने, विद्यार्थियों ने जब परत दर परत चीज़ों को खोला, तब केंद्र की सरकार ने उसे स्वीकारना शुरू किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारना शुरू किया। कौन व्यक्ति किसके नाम पर रिकमेंडेशन करा करके कौन किसके जगह पर जाकर के टिकता है, हम ही आप यहाँ आए हैं, गलत काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिस इंजीनियर का नाम आ रहा है, वो इंजीनियर को कौन लाया था, किसके समय में आया था दूसरे डिपार्टमेंट में? जरा बताइए कि सरकार किसकी थी? कोई पत्रकार अगर शक्ति सिंह यादव से कहे कि हमको 1 दिन रुकना है और हम अगर रुकवा दें किसी को, और वो व्यक्ति वहाँ जा करके कोई गलत काम करते, जिम्मेदार कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो गलत काम किया। सर्किट हाउस मिलता है किसी को, कोई माननीय को मिलता है, माननीय ही गड़बड़ कर देंगे तो माननीय पर कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा मत साफ है कि जो
हमने आपको आईने दिखाया है, ट्विटर पर देख लीजिए, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन माफियाओं के फोटो छपे हैं। ट्विटर हैंडल पर एक बार जाइए और जा कर के देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साइट पर कि कौन कौन लोग के साथ कौन कौन लोग हैं, लीकर लोग, सोलभर लोग। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है पर्चे लीक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो, 17 महीने में काहे ना कोई पर्चा लीक हुआ था, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, हर जगह। अब तो नीट वाला मामला ना आ गया भाई, अब तो देश से सुरक्षित नहीं है। यूपी में तो हुआ जो हुआ ही, अब तो देश स्तर पर हो रहा है। अब हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कौन कहाँ टिका हुआ था। आरक्षण का दायरा जो आप लोगों ने बढ़ाया था उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए ये दुखद है, चूंकि न्यायिक निर्णय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। पर ये आरक्षण का दायरा गरीब हित में था, उन वर्गों के हित में था जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर थे। उनको ध्यान में रख करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था और हम लोगों ने उसके आधार पर सशक्त और मजबूत करने के लिए और ढेर सारे कार्यक्रमों को बनाया। अन्य राज्य भी हैं जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया पुलिस औरंगाबाद और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में गया जिले के कोच थाना क्षेत्र से कई जघन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 कुख्यात नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक गया और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के मार्गदर्शन में यह सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए एनकेसलियों में अमरजीत यादव उर्फ जितेंद्र यादव ग्राम कर्मा, अलखदेव यादव उर्फ अलख यादव ग्राम पंडे पोखर, संजय यादव ग्राम कमल बिघा, सुखेंद्र यादव ग्राम मनोहरपुर, सभी कोच थाना के अंतर्गत। दिनांक 14/6/24 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कोच थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमल बिघा में एक व्यक्ति जो कि पूर्व में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे थे, उनकी कुछ नक्सलियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और तुरंत वहाँ पर कोच थाना की टीम वहाँ पर पहुँची थी और जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। एसडीपीओ टिकारी भी वहां पर तुरंत पहुंच करके फिर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इस मामले में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी शिनाख्त कर उनको की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इस घटना में जो शामिल नक्सली हैं वो गया जिला के उस क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही और औरंगाबाद जिला के भी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें भी वो सक्रिय हैं और उनके मूवमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। तो इसकी मूवमेंट की जानकारी हम लोग के द्वारा औरंगाबाद पुलिस तथा एसटीएफ को भी दिया गया और उसके बाद एक संयुक्त टीम बनाते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया और यह जानकारी मिली कि यह गुरारू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डबरू के पास ये आया हुआ है और उसके बाद जो उस विशेष टीम के द्वारा वहाँ पर गुरारू थाना अंतर्गत रफीगंज रोड स्थित ग्राम डबरू में छापेमारी करके 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई, जिसके नाम है अमरजीत यादव और जितेंद्र यादव और अलखदेव यादव। और अमरजीत यादव कोच थाना का रहने वाला है और अलखदेव यादव भी कोच थाना का रहने वाला है। इनके पास से जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 मोबाइल बरामद किया गया। इनके द्वारा उक्त जो मृतक जो हत्या के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि इनको शक है कि पूर्व में इसके जो उक्त व्यक्ति के द्वारा ही पुलिस को सूचना दे करके उसको पकड़वाया गया था और साथ में कई वहाँ पर जमीन पूर्व से कुछ नक्सलियों के द्वारा जो प्रतिबंधित जमीन घोषित किया गया है उसको उस जमीन को खरीद बिक्री वो करवा रहा था। इसी कारण से उसकी हत्या की गई है। तो उक्त जो गिरफ्तार दोनों नक्सली हैं उनके निशानदेही पर इस घटना में शामिल एक अन्य कुख्यात नक्सली संजय यादव जो कि कोच थाना का कमल बिघा का ही रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर एक अन्य जिसका नाम है सुखेंद्र यादव जो भी मनोहरपुर थाना कोच का रहने वाला है इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के द्वारा और इसमें कुछ अन्य लोग भी अभी शामिल हैं जो अभी वर्तमान में फरार चल रहे हैं, जिनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया गया था। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इस आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। ये हम लोग शुरू से ही कह रहे थे, चुनाव में भी हमने कहा था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब हमने बिहार में इसकी शुरुआत की थी जाति जनगणना करवाने की, तब भी भाजपा वाले ने इसको रोकने का लगातार प्रयास किया था, लेकिन इसको हमने पूरा किया था। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करके सर्वदलीय बैठक या प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं बिहार में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मॉनसून सत्र पर भी सहमति बन गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। साथ ही खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली होगी। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों पर बहाली होगी। साथ ही खेल विभाग में 98 पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं श्रम संसाधन विभाग में 114 पद पर बहाली होगी। इसके साथ ही पटना में 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को मंजूरी मिली है। साथ ही 150 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना
योजना के तहत 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। वहीं बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है, और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, और दूसरा ऑनलाइन की जगह, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किए गए। अभी तो ऑनलाइन नहीं है। अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है प्रक्रिया क्या है, और विभाग से संपर्क भी करेंगे। ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं। हाँ, मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस। बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं, और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है। कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल में स्कूल में परीक्षा हो रहा है, तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा, उसके बाद मेंस होगा। मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया है कि जो डीजल अनुदान है इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाएगा। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित पौधे। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ। यह है 75 रुपये प्रति लीटर होता है, और 1 एकड़ में 10 लीटर का प्रावधान है, तो 750 हो गया। 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा। बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? 75 रुपये है प्रति लीटर, 8 एकड़ प्रति एकड़, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया है, और 1 एकड़ में 10 लीटर है। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7 निश्चित 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना बनाने का निर्णय लिया है, और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड जन निजी भागीदारी जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है, तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।